चलिए जी। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक फ्री कंसेंट करा था, अगर आपको याद हो। और फ्री कंसेंट में हमने काफी सारी चीजें कर ली, काफी सारे डिस्कशन कर ली। अब थोड़ी बहुत बातचीत बची है और फटाफट देखते हैं उसे। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्री कंसेंट पढ़ाया था। मैंने बताया था अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसमें दोनों पार्टीज की कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री। अब सेक्शन 14 ने बताया फ्री कंसेंट का क्या मतलब है। तो कह रहा है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय पांच चीजें: कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। इन पांचों केसेस से अगर आपने कंसेंट ली है तो वो फ्री नहीं है। और इन पांचों केसेस का अगर आपने यूज नहीं करा तो कंसेंट क्या है? फ्री। और अगर कंसेंट फ्री है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कंसेंट फ्री नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता। क्या बनता है? वॉइडेबल। कैसा बनता है? वॉइडेबल। तो मैंने कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस दो टॉपिक आपको करा दिए थे, सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16। अब हम लास्ट क्लास में सेक्शन 17 स्टार्ट करते हैं, विच इज फ्रॉड। एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे क्या पढ़ा था। सबसे पहले फ्रॉड में बोला था एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। पांच एक्टिविटी बताई थी जो आप करते हो जहां पे आपका इंटेंशन टू डिसीव होता है। क्या होता है? इंटेंशन टू। तीन बातें याद रखना, इन पांचों में से कोई सी भी एक्टिविटी आपने करी। सेकेंड पॉइंट, इंटेंशनली करी, जान के करी। तीसरा पॉइंट, और वहां पे आपका इंटेंशन क्या था? टू डिसीव। इंटेंशन क्या था? टू डिसीव। सर पांच एक्टिविटी कौन सी? पहली, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। सेकेंड पॉइंट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। थर्ड, स्टेटमेंट मेड इवन नोइंग इट टू बी फॉल्स। कोई भी अदर एक्टिविटी रिलेटेड टू डिसीव या कोई भी एक्टिविटी जो नॉन फ्रॉडुलेंट बोली है। एनालिसिस करा था बेटा, पांचों में से कोई भी एक्टिविटी इंटेंशन टू डिसीव होना चाहिए, अदर पार्टी उसमें एक्ट करेगी, रिलाई करेगी और क्या हो जाएगी? डिसीव। और उसको क्या होगा? लॉस। तो सारे फैक्टर्स अगर मिलेंगे तो फ्रॉड आपका होगा। अच्छा, फ्रॉड के इफेक्ट्स क्या होते हैं बेटा? बहुत सिंपल से इफेक्ट है। पहला इफेक्ट जो सबसे कॉमन है वो है कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइडेबल। अग्रीड पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती है। इसके साथ साथ अगर कोई बेनिफिट दिए गए हैं तो बेनिफिट को रिस्टोर कर सकती है। पहला, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करेंगे, बेनिफिट को रिस्टोर करेंगे। कई जगह पे आप सूट फॉर डैमेजेस भी कर सकते हो, सूट फॉर डैमेजेस भी कर सकते हो अगर डैमेज हुई है तो। और लास्ट, कुछ केसेस में, हर जगह नहीं होता, कुछ केसेस में आप परफॉर्मेंस को भी डिमांड कर सकते हो कि भाई जो फ्रॉड करते हुए आपने प्रॉमिस करा था मुझे तो वही प्रॉमिस की परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बड़ी कुछ केसेस में ही हो सकता है, तो आपको जो भी कंडीशन के हिसाब से बेस्ट लगे वो आपको कोड जो है दे देगा। उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर क्या साइलेंस रहना फ्रॉड कहलाता है? क्या साइलेंस रहना फ्रॉड कहलाता है? तो जो बड़ा जनरल बिहेवियर है, जनरल कॉन्सेप्ट है, वो कहता है मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। साइलेंस रहना फ्रॉड नहीं है। और यहाँ पे एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर, लेट द बायर बिवेयर। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई सेलर अपने प्रोडक्ट की कमियां नहीं बताएगा, वो कमियों को लेकर साइलेंट ही रहेगा। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर चेकिंग द सूटेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ गुड बिफोर परचेज इज मेड। सेलर कुछ नहीं कमियां बताएगा, वो तो अच्छा ही बताएगा। ये बायर तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू परचेज करने से पहले सारी चीजें देखियो। ठीक है, तो वो साइलेंट, वो ड्यूटी टू स्पीक कुछ नहीं है, उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है सब कुछ बताना। ये आपका काम है सारे फैक्ट्स को देखकर, परख कर सामान को खरीदना। और इसमें याद रखना वर्ड वर्सेस हॉप वाला केस था बेटा, जिसमें वो पिक सेल करता है, पिक को फीवर होता है, लेकिन कोर्ट क्या बोलता है कि भाई ये तेरी गलती है, तूने चेक क्यों नहीं करा पिक को फीवर है। वो थोड़ी बताएगा पिक को फीवर है। क्लियर है? लेकिन याद है मैंने लास्ट क्लास में कहा रोका था, इस कॉन्सेप्ट के कुछ एक्सेप्शन है। क्या है कुछ एक्सेप्शंस? का मतलब था सुयश बेटा वो केसेस जहां पर साइलेंस रहना फ्रॉड बन जाएगा। दो केसेस है। कितने केसेस है जहां पे साइलेंस रहना क्या बन जाएगा? फ्रॉड। और ये पेपर के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। ठीक है, तो जनरली साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, बट अब दो केसेस में साइलेंस फ्रॉड बन जाएगा। और वो दो केस कौन से हैं वो हम समझना चालू करते हैं। तो आप ये चल रहे थे पॉइंट 1 2 3 4, चार हो गए थे। आप नेक्स्ट पॉइंट डालिए, पॉइंट नंबर 5। टॉपिक वही चल रहा है, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। अच्छी अच्छी। पॉइंट नंबर 5 लिखो, mere silence does not amount to fraud.
mere silence does not amount to fraud, comma, unless the circumstances of the case are such that, comma, it is the duty of the person, it is the duty of the person keeping silence to speak, or or unless or unless his silence is in itself equivalent to speech, इक्वलेंट टू स्पीच। बेटा दो केसेस आपको बताए हैं, ये लाइन को सुपर इंपॉर्टेंट कर लेना। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा मुझे पता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता क्या बोल रहा है संदीप? देख, जनरली जनरली उसने बोला क्या, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। ये बेटा ये क्या है सुयश? ये जनरल स्टेटमेंट है। ये क्या है? मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट। दो केस बताए, पता है कौन कौन से केस? पहला, इट इज दी, पहला केस, इट इज दी ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। केस नंबर वन, अगर उस पर्सन की बोलना ड्यूटी है और उस टाइम पे वो साइलेंस रह गया तो वो क्या कर रहा है? फ्रॉड है। अब आपको समझ आएगा सर, ड्यूटी टू स्पीक कब होगी ये भी तो जानना पड़ेगा। बट पहले याद रखो, साइलेंस क्या फ्रॉड होता है? नहीं। लेकिन दो सर्कमस्टेंसेस में साइलेंस को हम फ्रॉड मानेंगे है। कब कब मानेंगे? पहला, अगर जो पर्सन साइलेंस मेंटेन कर रहा है उसकी क्या है? ड्यूटी टू स्पीक, ड्यूटी टू स्पीक। और दूसरा पॉइंट, अनलेस हिज साइलेंस, अनलेस उसका जो साइलेंस है इज इक्वलेंट टू स्पीच। तो अगर ड्यूटी टू स्पीक या साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच, ये दो केसेस है, तो आपका साइलेंस फिर फ्रॉड माना जाएगा। अब सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, हाँ। अब ये इक्वलेंट टू स्पीच। अब तूने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन सामने से पूछ लिया, अब क्वेश्चन किस टाइप का होगा वो देखेंगे, तो ना इक्वलेंट टू स्पीच बन जाता है। अब ये अब आपको बोलना ही पड़ेगा। और अगर आप उस टाइम पे साइलेंस मेंटेन कर गए, जैसे मैं अभी यहाँ पे पिक खरीद रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दो, पिक खरीद रहा था वर्ड हॉप से, अब उन्हें कुछ बोला नहीं, उसने ना चेक करा लेकर आ, अब वो साइलेंस है ना, फ्रॉड नहीं है। लेकिन मान लो वर्ड सामने से बोल देता, क्या यार ये पिग सही लग रहे हैं, इन जो पिग है ना ये थोड़े हेल्दी से नहीं लग रहे, इनको ना फीवर लग रहा है, क्या इनको फीवर तो नहीं है? सही से बता दे। अब अगर आप सामने से ऐसा नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हो और फिर वो इस क्वेश्चन पे साइलेंस रह गया, तो ना उस टाइम पे मानते कि उसका साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच है, उसे बोलना पड़ेगा। और अगर वहां पे वो साइलेंस रह गया, कब? जब आप सामने से नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाई इसमें ये वाली गड़बड़ तो नहीं है, अब अगर तुम कुछ भी नहीं बोला तो उसको हम फ्रॉड मानेंगे। समझ आया? और ये ड्यूटी टू स्पीक कब होती है ये भी मैं बता देता हूँ, तो अब इसको समझना चालू करें। ठीक है, इतना लिखना काफी नहीं, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे ना आप इसी के नीचे सेंटर में लिखना, अब हम पढ़ रहे हैं साइलेंस इज फ्रॉड। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? साइलेंस कब फ्रॉड बन जाएगा? तो साइलेंस इज फ्रॉड, ये कॉन्सेप्ट तब एप्लीकेबल होगा, साइलेंस इज फ्रॉड ये कॉन्सेप्ट कब एप्लीकेबल होगा? सर दो केसेस बता दिए। तो साइलेंस इज फ्रॉड को आप ना दो पार्ट में डिवाइड करो। आप जब एग्जाम में लिखोगे ए और बी करके लिखना, ऑब्वियसली ऐसे मत करना।
बट अभी तो हम समझ रहे, तो हम ऐसे बना रहे, साइलेंस इज फ्रॉड। दो केसेस में साइलेंस फ्रॉड बन जाएगा। पॉइंट नंबर 1, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक। अगर क्या है बेटा, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक इस केस में। और सेकंड है साइलेंस इटसेल्फ इज इक्वलेंट टू स्पीच। ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक, साइलेंस इटसेल्फ इज इक्वलेंट टू स्पीच। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करा है लॉ ने। अब सुरेश, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक कब आएगा? वो कहता है पता है किस केसेस में आएगा, हम बता रहे हैं। ये आएगा पहला, अगर कॉन्ट्रैक्ट में फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप। याद है फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहां पढ़ाया था? डोमिनेटिंग पोजीशन डीम्ड मानी थी। 3 केस में वो मेंटल डिस्ट्रेस था। लॉयर और क्लाइंट में होता है फिड्यूशरी, क्रेडिटर और डेटर में होता है फिड्यूशरी। याद है डोमिनेटिंग पोजीशन 3 केस में आती है। पहला रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, दूसरा था फिड्यूशरी रिलेशनशिप, तीसरा था मेंटल डिस्ट्रेस। 3 पॉइंट थे। तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप में आपकी ड्यूटी टू स्पीक है। और लिखो, भी समझाता हूं। बी पॉइंट, लॉ ने स्पेसिफिकली बताया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बता देना। जब आप इंश्योरेंस परचेज करते हो, लाइफ इंश्योरेंस, तो आपकी प्रीमियम डिसाइड होती है ना, आपकी हेल्थ कैसी है। अब देखो, वहां पे आपकी ड्यूटी है कि आपको अपनी सारी बीमारियां सामने से बतानी पड़ेगी। वहां पे साइलेंस मेंटेन। अब तुम्हें कैंसर है, तुम इंश्योरेंस लेने गए, मान लो 25 साल की उम्र है, एकदम बाहर से हेल्दी हो, अंदर से कैंसर है। अब जब तुम इंश्योरेंस लेने में क्या हो गया, अगर तुम्हें कैंसर है, आपको लगता है वो देंगे, और देंगे तो आपको लगता है नॉमिनल प्रीमियम में देंगे, बहुत हाई प्रीमियम चार्ज करके। हाई प्रीमियम रिस्क है ना भाई। आपने बताया नहीं, आपसे भी साइलेंस तो फ्रॉड होता ही है। अबे अब फ्रॉड हो जाएगा क्योंकि आपकी ड्यूटी टू स्पीक है। तो पहला फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में होता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, सी बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। अब सुन समझो ना बेटा, मान लो सूर्य शादी करने बैठा मंडप में, और इसकी वाइफ ने, जो होने वाली वाइफ है, उससे पूछा कि कुछ बताना तो नहीं है। इसने कहा मैं तो कुछ बताऊंगा नहीं, मैं तो साइलेंस रहूंगा। साइलेंस तो फ्रॉड होता ही नहीं है ना। इसने कहा बता दे, कुछ मटेरियल फैक्ट है तो बता दे भाई। इसने कहा ना 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 कुछ नहीं, चुपचाप बेटा हंस रहा है। बाद में बेटा दूसरे थोड़ी टाइम बाद ही एक फेरा हुआ था कंप्लीट, तब तक बेटा इसकी फर्स्ट वाइफ आ गई, बच्चे दो दो गोद में। अब सुरेश कह रहे मैंने तो साइलेंस मेंटेन करा था। साइलेंस फ्रॉड थोड़ी होता है। अबे अब मैरिज के केस में आपकी ड्यूटी टू स्पीक है, आपको बताना पड़ेगा सामने से, भले ही सामने वाला पूछा नहीं पूछा, ड्यूटी टू स्पीक है। लॉजिक समझ आ रहा है? लॉ ने कुछ सोच समझ के तो केस बनाया ना, जहां पे ड्यूटी टू स्पीक है, इंश्योरेंस का, फिड्यूशरी का और मैरिज का। इसके अलावा लिखो डी पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, जहां पे फैमिली सेटलमेंट है, वहां पे भी आपकी ड्यूटी टू स्पीक है, सारे फैक्ट बताने पड़ेंगे। और लास्ट ही शायद आपको थोड़ा कम समझ आएगा, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या आपको पता है एक वर्ड होता है प्रोस्पेक्टस? पता है प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सुरेश भाई मैं, हाँ हाँ मैं बता दूं क्या होता है। बेटा जब भी कोई कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है ना, तो उसे ना पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू करना है। जैसे मान लो मैं कंपनी हूं, अब मान लो आई स्टार्ट फंडिंग उठाते हैं पब्लिक से, जो आप पब्लिक से फंडिंग उठाते हो, तो बेटा तू इन्वेस्ट कर रहा है मेरी कंपनी में, तो क्या तुझे कंपनी की नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि पैसा क्यों लिया जा रहा है, उसका क्या पर्पस है, उस कितने लोग हैं, क्या काम है बिजनेस का, आप ग्रोथ कैसे करोगे, विजन क्या है, कितनी सेल्स है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, एक्चुअल पता होना चाहिए ना। तो सब इन्वेस्ट तो तू तभी करेगा ना वो फाइनेंशियल देख के। तो सेबी जो है उसने ये ऑर्डर दिया हुआ है कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा इशू करेगी, तो पहले उसे सारी इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट में बना के पब्लिकली इशू करनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस।
हर कंपनी का जब भी शेयर आता है प्रोस्पेक्टस पहले इशू हो जाता है। आप पढ़ सकते हो, जितने भी डीमैट वाले होते हैं ना, ग्रो वगैरह, उनमें आ जाता है पूरा प्रोस्पेक्टस, पूरा 50-60 पेज का डॉक्यूमेंट। अब पूरा पढ़ लो कि क्या कंपनी क्या करती है, कब बनी, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, जिस जो आपसे पैसा ले रही है उस पैसे का क्या करने वाली है। अब एक कंपनी अगर बोले साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, तो कंपनी कहेगी जी हमारा लॉस चल रहा है 10 साल से, बताते नहीं है, चुप रहते हैं, पता ही नहीं चलेगा किसी को, पैसे ले लेंगे फिर देखेंगे बाद में। भाई अब कंपनी जब आप शेयर इशू करते हो ना प्रोस्पेक्टस के केस में, तो कंपनी की ड्यूटी टू स्पीक है, कोई पूछे ना पूछे साइलेंस मत मेंटेन करना। तो यहाँ पे ना 5 केसेस लॉ ने दिए, 5 केसेस जहां पे आपकी क्या है, ड्यूटी टू स्पीक, क्या है, ड्यूटी टू। और इन 5 केसेस में अगर आप साइलेंस रह गए तो हम उसे फ्रॉड मानेंगे। वैसे क्या साइलेंस फ्रॉड होता है? नहीं, लेकिन पहला क्या, ड्यूटी टू स्पीक। क्या ये बात समझ आती है? अब सेकंड आता है क्या, साइलेंस इटसेल्फ इज इक्वल टू स्पीच। अब ये कब बनेगा? इसमें ना कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें आपको सिर्फ एग्जांपल दे देंगे। एक्सप्लेनेशन जब आएगा ना पेपर में, सिर्फ एग्जांपल देंगे। एग्जांपल ना मैं यहीं पे बना देता हूँ, अपने साथ बना लेना। एग्जांपल नंबर 1। हाँ, इसमें देना ही एग्जांपल है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है, इसमें ना सर्कमस्टांसेस देखता है लोग, तो वो एक दो सरकमस्टांस बता दो। जैसे इसने मुझे बोला ना सर आप वॉच ले आए, मैं आपसे, अब उसमें मैंने आपसे डायरेक्टली खुद ही पूछ लिया कि इसमें ये वाली कमी तो नहीं है। अब ये वाला केस है, तो इसमें एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल नंबर 1 देखना, ठीक है। मैं आपको दोनों केस कराता हूँ, ये ए है, साथ साथ लिख लेना, ये बी है। सुयश ये बेटा सेलर है, और संदीप बेटा बी कौन है, बायर। बेटा इसने ए ने बी को सोल्ड करा हॉर्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब समझता है संदीप? मतलब जिसका दिमाग खराब है, पागल है, लात वात मार देता है, इंजर्ड कर देता है लोगों को। तो इन्हें सोल्ड करा हॉर्स ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर ₹2 लाख। तो अनसाउंड माइंड का था ना, अब पागल घोड़ा भी महंगे में लेगा क्या। और यहां पे क्या करा, ए से नथिंग अबाउट दी अनसाउंडनेस। पहले बताओ बेटा क्या ये फ्रॉड है या नहीं? अबे नहीं है, पूछा ही नहीं। ये क्या है, ये भाई नॉट फ्रॉड। यार साइलेंस मेंटेन करा है ना उसने, ये थोड़ी फ्रॉड है। अभी ये फ्रॉड नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करो, अभी फ्रॉड नहीं है। क्या संदीप यहाँ पे कोई ये वाला रिलेशन आ रहा है, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली सेटलमेंट हो रही है यहाँ पे, शेयर इशू हो रहा है यहाँ पे, नहीं, इन 5 क्वेश्चन में है, तो अभी ये फ्रॉड नहीं है। साइलेंस मेंटेन करा है, केविट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेक करता ना ढंग से। लेकिन अगर अब देखो, इसी को कन्वर्ट करता हूं एग्जाम्पल 2 में। अब देखो एग्जाम्पल 2, सेम सिचुएशन है, ये ए है सेलर, ये बी है बायर। बेटा ए ने बी को सोल्ड करा हॉर्स ऑफ अनसाउंड माइंड। सुयश कितने का करा था बेटा, ₹4, 2 लाख। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पे बी खेल गया थोड़ा सा। बी ने पता क्या बोला, बी से टू ए, if you do not deny it, comma, I shall assume that the horse is of sound mind। अब बता दो बेटा क्या अब ए चुप रह सकता है? कह रहा है अगर तूने मना नहीं करा तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि हॉर्स क्या है, साउंड है, सही है एकदम। अब आपका साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच है। अब आप अगर आप बोल भी नहीं रहे ना, आपका चुप रहना भी हम मान लेंगे कि तूने झूठ बोला है, ये साउंड माइंड का है। समझ आ रही बात? अब देखो इसमें स्टेटमेंट दे दी ना सामने से कि भाई अगर तू अब यहाँ पे डिनाई नहीं करता तो मैं मान लूंगा साउंड माइंड का, मतलब अगर अनसाउंड है तो भाई बता दे। अब आपका साइलेंस को हम स्पीच मान लेंगे कि आपने मुंह से बोल दिया, अब ये झूठ है। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, ये दिस इज फ्रॉड और नॉट फ्रॉड। और आपको ये समझाना है साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। आई होप दिस इज क्लियर भाई, कोई दिक्कत? हाँ, मतलब आपको वैसे तो बी वाला ही लिख कर आना है,
बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप ये कर देना, ये एक ही एग्जाम्पल है, बट आप कहना कि ये वाला केस हुआ तो बीच में बोल देना अभी तक ये फ्रॉड नहीं है क्योंकि साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, लेकिन इफ बी सेज दैट ये स्टेटमेंट, देन दिस विल बिकम अ फ्रॉड बिकॉज यहाँ पे साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। नहीं, लिखना है, लिखना है। आप ये कुछ भी बना कर नहीं आएंगे पेपर में, जब भी आप केस स्टडी के एग्जांपल दे रहे हो, मान लो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेना है, तो आपको लिखना है कि ए सोल्ड बी हॉर्स ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर रुपीज 2 लाख। A says nothing about the unsoundness. This is not a fraud because mere silence is not fraud. But if B says that if you do not deny it, I shall assume that the horse is of sound mind. In such case, if A will remain silent, this will become a fraud. समझ आया? आपको लिख कर आना। मेरे हिसाब से बेटा मेयर साइलेंस फ्रॉड आपको क्लियर है। ये आपका 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरा आपके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर दिया मैंने, ये सब कंटेंट आपको लिख कर, क्लियर है एकदम? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आप लिस्ट में जाओ तो आपको लिस्ट में अब दिखेगा गलत सा मिस रिप्रेजेंटेशन। 4 पॉइंट आपको बताए थे मैंने, फ्री कंसेंट निकालो सेक्शन 14। जब हमने फ्री कंसेंट करा था, ये आपके सेक्शन 14 देखो, कोवर्जन हमने कर लिया, अनड्यू हमने कर लिया, फ्रॉड हमने कर लिया, फ्रॉड में साइलेंस भी फ्रॉड कर लिया। अब फोर्थ आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन चुनना सा है, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, मिस्टेक देखेंगे चैप्टर। तो हेडिंग डालो बेटा मिस रिप्रेजेंटेशन और सेक्शन 18। ना फ्री कंसेंट वाला चैप्टर 1 तो भी बहुत बड़ा है, चैप्टर 1 तो भी आधा भी नहीं है, 30% हुआ। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालो। फोर्थ पॉइंट आ गया हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18। फोर्थ पॉइंट आ गया, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन, और ये आपका है सेक्शन नंबर 18। 14 फ्री कंसेंट हो गया, 15 कोवर्जन, 16 अनड्यू, 17 फ्रॉड और 18 आ गया मिस रिप्रेजेंटेशन। संदीप 19 याद है बेटा, 19 किसका था? कॉन्सिक्वेंस क्या थे, जो आप पढ़ते ना कि कोवर्जन में फ्रॉड में वॉइडेबल बनेगा, रिस्टोर कर लो, रिवोक कर लो, जो डैमेजेस प्रूव कर लो, ये सारे जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं ना धड़ के, वो 19। ठीक है, अब आ जाओ मिस रिप्रेजेंटेशन। सिंपल शब्दों में खत्म करूंगा सुरेश, एक वर्ड में खत्म करूंगा। जैसा फ्रॉड होता है सेम मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, खत्म। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों सेम है। मतलब कोई भी आपने एक्टिविटी करी पांचों में से, है ना, जहां पे आपने दूसरे पार्टी को झूठ वूठ बोला, कुछ गलत करा, कुछ भी, बस एक एक चेंज पता है क्या, फ्रॉड हमेशा इंटेंशनली होता है और वहां पे होती है इंटेंशन टू डिसीव। क्या होती है इंटेंशन टू? मिस रिप्रेजेंटेशन अनइंटेंशनली होता है। सर गलती से कैसे कोई मिस रिप्रेजेंटेशन, तो गलती से अनइंटेंशनली कैसे होता है समझ लो बेटा। मान लीजिए मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस परचेज करने गया, अभी मैं बैंक गया था, मैं तो बैंक किसी और काम से गया था, वहां पे एक आंटी आ गई थी, दीदी सी थी, मतलब मैम सी थी, वो मेरे को इंश्योरेंस बेचने के चक्कर में लग गई, वो बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, मैं तो अपना काम कर रहा था। अब मान लो मैंने अपनी मम्मी के लिए इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। अब मेरे को पता है मेरी मम्मी में कितनी बीमारी, मेरी मम्मी को थायराइड है, ठीक है, मेरी मम्मी को ब्रेस्ट स्लिप है बैक की, और भी कुछ हाथ पैरों में दर्द रहता है, जो नॉर्मल बीमारी आजकल तो शुगर डायबिटीज बीपी ये सब होता है। मेरी मम्मी को तो टच वुड है नहीं कुछ अभी, बट जिनको भी तो नॉर्मल। अब मुझे पता है सारी बीमारी मेरी मम्मी को क्या है। मैंने सारी चीजें अच्छे अच्छे से सही से बता दी, मेरा कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को डिसीव करने का इंटेंशन नहीं था। आप होते ना एज बताना, बीमारियां बताना डिसाइड करता है आपकी प्रीमियम ज्यादा होगी या कम, है ना। अगर आप छोटी एज में कराओगे प्रीमियम बिल्कुल कम होगी, बड़ी एज में प्रीमियम ज्यादा होगी, ऐसे ऐसे। अब होता क्या है सर, इंश्योरेंस वाले भैया ने पूछा कि सर एक बात बताओ कि मदर की एज कितनी है। अब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे मेरी मम्मी की एज नहीं पता। तेरे को पता है? तेरे को पता है? एग्जैक्टली नहीं पता ना तो, मुझे भी नहीं पता। मुझे इतना पता है वो 40 और 45 के बीच में है। मेरी मम्मी को मेरा उनका बर्थडे भी नहीं पता। वो कहती है कि फेब में आता है, उनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि मार्च में आता है, तो कुछ कंफ्यूजन है।
मुझे एज भी पता है 42, 43, 44 ऐसे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अब उसने मुझसे पूछा एज कितनी है। भाई क्या मुझे कुछ पता है एज के बारे में? क्या मैंने इंटेंशनली झूठ बोलूंगा उन्हें? नहीं, मैंने बोला कि यार एज है 41। कितनी एज है? एज पर माई बेस्ट नॉलेज, एज पर माई बेस्ट बिलीव मैंने एक फैक्ट बता दिया। क्या ये फैक्ट सही है? नहीं, लेकिन ये फैक्ट सही है ऐसा मुझे लगता है। मेरा इंटेंशन टू डिसीव करना नहीं था, लेकिन मैंने गलती से गलत स्टेटमेंट दे दी जो मुझे सही लगती है। तो क्या मैंने फ्रॉड कर दिया? नहीं। जब आप कोई झूठी स्टेटमेंट ये बिलीव करते हो कि हाँ ये सही है मेरे हिसाब से, और आप स्टेटमेंट दे देते हो विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसे? तो दो डिफरेंस सबसे बड़े समझना। मिस रिप्रेजेंटेशन अनइंटेंशनली होता है, फ्रॉड हमेशा इंटेंशनली होता है। फ्रॉड में आपकी इंटेंशन क्या होती है? टू डिसीव दी अदर पार्टी। मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन टू डिसीव नहीं होती। फ्रॉड इज अ क्रिमिनल एक्शन। मिस रिप्रेजेंट, मुझे जेल में डाल देंगे इंश्योरेंस वाले कि अब तुझे अपनी मम्मी की नहीं पता, आजा बेटा बुद्धि पकड़ के लेगा अंदर चल, ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी, मिस रिप्रेजेंटेशन उससे कैसे अलग। अब ऑब्वियसली ये गलती से हुआ है, मिस्टेक है भाई, गलती है। तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने खतरनाक होंगे जितने फ्रॉड के? नहीं। यहाँ पे आपको डैमेजेस नहीं देनी पड़ती। यहाँ पे आप स्पेसिफिक, यहाँ पे बेसिक होता है क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दो, कोई बेनिफिट हुआ है तो रिस्टोर, डैमेज कुछ नहीं होगी और परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। क्लियर? फ्रॉड से थोड़ा हल्का है। डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करूं? अब देखो ये समझाने में थोड़ा सिंपल है, पर डेफिनेशन टेक्निकल है, डेफिनेशन आप लिख कर आने जैसे लिख पा रहा हूं। तो बेटा लिखो, मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 ने बताया है, एज पर सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मीन्स एंड इंक्लूड्स, मिस रिप्रेजेंटेशन means and includes, point number 8, when a person positively assert something is true, comma, when a person positively assert something is true। आपको स्टेटमेंट लिख दो पॉजिटिव होके कि ये सच है, लेकिन एक्चुअल में वो सच नहीं है। पॉजिटिव assert something is true, comma, which is not true, which is not true, comma, and though believe it to be true, a contract is made, a contract is made, comma, such assertions, such assertions amounts to misrepresentation। समझे क्या बेटा? लैंग्वेज थोड़ी बढ़िया है, टेक्निकल से समझना। व्हेन अ पर्सन पॉजिटिवली असर्ट समथिंग इज ट्रू विच इज नॉट ट्रू, लेकिन उसे ट्रू मानते हुए वो दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता। जैसे मैंने वहां पे स्टेटमेंट दी मेरी मम्मी 41 ईयर्स की है, लेकिन वो एक्चुअल में ट्रू नहीं था, लेकिन मैं और वो उसे ट्रू मान के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। अभी कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ है? ये मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है। पहला पॉइंट समझ आया? ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। बी पॉइंट में 3 पॉइंट है, एक और पॉइंट बोले बी पॉइंट। और क्या होता है मिसरिप्रेजेंटेशन? कह रहे हैं एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अभी बताऊंगा ये नया वर्ड आपने, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय अ पर्सन without any intention to deceive, which brings an advantage to him। बेटा ब्रीच को अंडरलाइन करो, ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है।
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच पता है क्या होता है? ब्रीच होता है फेल टू परफॉर्म। जब आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से क्या हो जाते हो? फेल। जैसे मैंने बोला सुयश लॉ पढ़ाऊंगा 20,000 रुपए लूंगा, अब तूने मुझे 20,000 रुपए दे दिए, लेकिन मैं आपको लॉ नहीं पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे दो केस है। अगर मैंने आपको प्रॉमिस करा था लॉ पढ़ाऊंगा और अब लॉ नहीं पढ़ा रहा, और इसका रीजन है इंटेंशन टू डिसीव। सुयश मेरे दिमाग में पता क्या था? पैसे लूंगा फिर भाग जाऊंगा। अब ये क्या है? फ्रॉड। लेकिन कह रहा है कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय अ पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। अब यार फॉर एग्जांपल मेरे सर्कमस्टांसेस में कुछ ऐसे कंडीशंस हो गए जिससे मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। मेरा इंटेंशन देखो नहीं था, मैं एकदम क्लियर था, मान ले भगवान न करे मेरा एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है भाई, राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया मेरा, अब मैं नहीं लिखवा सकता ना, नहीं पढ़ा सकता, तो क्या करूं भाई? मैंने फ्रॉड कराया तेरे साथ, क्या कराया? मिसरीड। मैंने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया भाई, तो प्रॉमिस करके अब नहीं निभा पा रहा, लेकिन मेरा इंटेंशन टू डिसीव नहीं था, तो ये क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर तूने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा इंटेंशनली, तो वो क्या है? फ्रॉड है। और वो हम लिखा था ना, प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, वो ब्रीच ही था, इंटेंशनल। समझ आया? तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया, ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन है, ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन है। और लास्ट लिख लो बेटा पॉइंट नंबर 3। भाई देखो लैंग्वेज में टेक्निकलिटी है, वो आपको दिख रही है, और वो लिखनी पड़ेगी, वो लर्न करनी पड़ेगी, तभी मैं बार बार बोलूं थोड़ा थोड़ा करके लर्न करना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 3 लिखो, कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली। पॉइंट नंबर 3, causing, however, innocently, a party to an agreement, a party to an agreement to make a mistake, causing, however, innocently, comma, a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is subject to the agreement, which is subject to the agreement। पता है क्या बोल रहा है? कह रहा है आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट के सब्सटेंस में, किसी टर्म कंडीशन में कोई मिस्टेक कर दी इनोसेंटली, वो भी क्या है? मिसरीड है। क्योंकि आपने जो मिस्टेक करी है, जो मिस्टेक हुई है, वो कैसे हुई है? ऊपर लिखा है कॉजिंग हाउ इनोसेंटली। तो यहाँ पे कुछ बातें अंडरलाइन क्या करनी है? आपने मिस्टेक कॉज करी है, लेकिन वो मिस्टेक कैसे करी है? इनोसेंटली, गलती से, भाई मिस्टेक हो गया, भाई मिस्टेक एज टू द सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज सब्जेक्ट टू द। तो 3 पॉइंट ये होती है मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन। पहला क्या बोला? पर्सन पॉजिटिवली असर्ट समथिंग इज ट्रू विच इज नॉट ट्रू, लेकिन आप बिलीव करें उसे क्या? ट्रू, और आपने क्या बना दिया? कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, कोई भी ब्रीच हो रही है विदाउट इंटेंशन टू डिसीव, वो भी क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन। और अगर आपने कोई भी सब्सटेंस टू द एग्रीमेंट में, सब्सटेंस टू द एग्रीमेंट में मिस्टेक कर दी इनोसेंटली, वो भी क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। आई होप दिस इज क्लियर। पक्का बेटा? चलिए, तो ये आपका पूरा का पूरा मामला होता है डन। यहाँ पे आपका मिस रिप्रेजेंटेशन का डेफिनेशन होता है खत्म। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखना, डेफिनेशन खत्म हो गई सेक्शन 18 वाली। पॉइंट नंबर 2 लिखो, when consent to an agreement, when consent to an agreement
is caused by fraud or misrepresentation. When consent to an agreement is caused by fraud or misrepresentation. The agreement is a voidable contract at the option of the aggrieved party. सुयश कोई नई बात बेटा? अगर आपने कंसेंट किससे लिया है, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वॉइडेबल। ये तो मैं ऑलरेडी बता, लेकिन बेटा यहां पर दीजिए एक नोट। अब ये नोट देख सुयश क्या बोल रहा है। If the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary means या diligence, comma, contract is not voidable. Contract is not voidable. ये बात संदीप सुरेश याद रखना। अगर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन आप डिस्कवर कर सकते हो ऑर्डिनरी मीन से, मतलब आपकी आंखों के सामने आपको फैक्ट लग रहे हैं, आप कोर्ट में गए, आप बोल रहे हो मुझे शक तो हुआ कि फ्रॉड हो रहा है, लेकिन मैंने देखा नहीं। भाई अगर फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑर्डिनरी मीन से पता लग रहा है और आप फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते, तो फिर आपकी गलती है। अब आप इसे वॉइडेबल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एज बता रहा हूँ, इंश्योरेंस साल मैंने बोला मेरी एज ना 16 साल है। अब मैं यंग हूँ लेकिन मैं 16 का लगता हूँ, ऐसा होता है 16 का बच्चा। अब उनको देख के पता लग रहा है ना फ्रॉड हो रहा है, अब उन्होंने कुछ नहीं करा, 16 लिख के आगे बढ़े, किसकी गलती? कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल। अब इंश्योरेंस करेगी हम तो जी बच रहा है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल है, इसने मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड कर लिया। तो कोर्ट बोलेगा भाई जब ये 16 का बोल रहा था तू देख नहीं रहा था कैसे? ऑर्डिनरी मीन से दिख रहा था ना कि फ्रॉड हो रहा है, तो ये आपकी गलती, अभी कॉन्ट्रैक्ट बैठे बने। ये बात समझ आ गई? तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो होता है खत्म। सर इतना सा? हाँ जी बेटा सिर्फ इतना है। कोई दिक्कत? 4 करवा दिए, फ्रॉड और सॉरी कोवर्जन एंड ड्यू, उन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस पे सुयश 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन कोवर्जन एंड ड्यू। जी बेटा इतने ही लिखने बस, जितने बताए ये इतने ही बुक में थे आपके, जितने मैंने लिखे। ठीक है, इतने ही सफिशिएंट है। 8 नंबर का आता है, 6 नंबर का भी आता है, 6 या 4, 6-7 नंबर का तो आते हैं, 8 नंबर का भी शायद एक आधी बार आया था। चलो अब अगली हेडिंग डालो। अब किसका डिफरेंस करना है? फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। तो हेडिंग डालो फटाफट, फिर हम मिस्टेक कर रहे हैं चैप्टर खत्म कर रहे हैं फटाफट। हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन misrepresentation, difference between fraud and misrepresentation. डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है संदीप, 3 कॉलम बनते हैं हमेशा की तरह। पहला कॉलम क्या बनेगा बेटा? बेसिस। दूसरा यहां पे कौन आ गया बेटा? फ्रॉड। और यहां पे कौन आ गया? मिस रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है। सबसे पहले पहला बेसिस जो आपको लिखना है वो हमेशा कौन सा रहेगा बेटा? मीनिंग का बेसिस। तो अब मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन ऑब्वियसली देखो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप क्या फ्रॉड की और मिसरिप्रेजेंटेशन की इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखोगे, नहीं। तो हमेशा थोड़ा सा समराइज्ड वे में लिखेंगे, आप लिखो, क्योंकि कोअर्जन इंडियो की तो फिर भी आप लिख सकते हो, छोटी है, ये तो भाई फ्रॉड की बहुत बड़ी बड़ी है, तो हम समराइज्ड वे में लिखेंगे क्या, इसमें लिखो फ्रॉड में, एनी एक्टिविटी डन with an intention to deceive the other party is known as fraud, is known as fraud। और मिस रिप्रेजेंटेशन जो मेन डेफिनेशन है वो है फर्स्ट वाली, याद है? स्टेटमेंट में आप पॉजिटिवली assert something is true which is not true and believe it to be true, agreement is made, तो वाली लिखेंगे हम। देखो, when a person confidently asserts something, confidently asserts something is true, comma, which is not true, which is not true, and though believe it to be true, and though believe it to be true, comma, a contract is made, such assertion amounts to misrepresentation, amounts to misrepresentation। संदीप भाई पहला पॉइंट किया है, यहां तक कोई दिक्कत? सुयश डेफिनेशन का सेकंड आ जाओ बेटा, सेकंड पॉइंट आप बेसिस डालोगे इंटेंशन, और इसमें मैं क्या बताऊं सुयश, फ्रॉड हमेशा कैसे होता है? विद इंटेंशन, इंटेंशन टू डिसीव, और मिस रिप्रेजेंटेशन है विदाउट इंटेंशन यानी इनोसेंटली। तो लिखो इंटेंशन क्या होती है? नहीं मैं लिखवा रहा हूँ, थोड़ा सा हमें कंटेंट भी बढ़ाना ना। इंटेंशन होती है टू डिसीव द अदर पार्टी बाय हाइडिंग द ट्रूथ, और यहां पे लिखना देयर इज नो सच इंटेंशन, देयर इज नो सच इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। पॉइंट नंबर 3, नॉलेज ऑफ ट्रूथ। नॉलेज ऑफ ट्रूथ, देखो जो बंदा फ्रॉड कर रहा है उसे पता है ना वो झूठ बोल रहा है, उसे नॉलेज है, लेकिन जो मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, क्या उसे नॉलेज है कि वो स्टेटमेंट झूठी है? भाई मुझे थोड़ी पता था मम्मी की गलत बता रहा हूँ, वो तो इनोसेंटली हो गया। तो नॉलेज ऑफ ट्रूथ में लिखना द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट, फ्रॉड में द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट believes that the statement is not true। जो पर्सन फ्रॉड कर रहा है उसे पता है कि स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में लिखना द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट believes it to be true, believes it
टू बी। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, रिसाइन एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। सूरज बेटा तू बता दे, फ्रॉड में क्या तू कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है? फ्रॉड में कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हैं और डैमेजेस शूट कर सकते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन में आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन तो कर सकते हो, लेकिन डैमेजेस क्लेम नहीं कर, वो फ्रॉड नहीं होता। हाँ 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 बेटा, ठीक है बेटा। कितना नोट कर लिया ना आपने? आ जाए जल्दी आ जाए। सुरेश यहाँ पे लिखना बेटा, फ्रॉड में द इंजर्ड पार्टी कैन रेपिडिएट, रेपिडिएट मतलब रीसाइन कैंसिल कोई होता है, रेपिडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, एंड क्लेम डैमेजेस। यहां पे लिखना, द इंजर्ड पार्टी इज entitled to repudiate the contract but not claim the damages। ये समझ आता है? इसके अलावा हम और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। फ्रॉड सेक्शन 17 है, मिस्टेक प्रेजेंटेशन सेक्शन 18 है कॉन्ट्रैक्ट में। फ्रॉड एक क्रिमिनल एक्शन है, एज पर आईपीसी फॉरबिडन है। मिस रिप्रेजेंटेशन कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं, मतलब आप आईपीसी सीपीसी नहीं ले सकता, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में लगता है, फ्रॉड पे लग जाएगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये भी एक है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। जैसे जब भी तू कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा ना, मर्डर वगैरह, तो आईपीसी और सीपीसी कर। तो फ्रॉड के केस में आईपीसी भी एप्लीकेबल है, क्योंकि वो क्रिमिनल एक्शन है। ये कोई क्रिमिनल एक्शन कंसिडर नहीं है, ये गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट्स होते हैं खत्म। ठीक है, 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको ये लिखना है और कुछ नहीं। अब सुयश लास्ट क्या बच गया बेटा हमारा? मिस्टेक, है ना? देखते हैं बेटा, छोटा सा एक पेज का, देखते हैं फटाफट। मिस्टेक, चलो लास्ट हेडिंग डालो, पॉइंट नंबर 5, मिस्टेक। सेक्शन लगता है 20, 21, 22, वैसे सब तीनों मिला के बोलते हैं, मेन 20 है। लास्ट पॉइंट लिख लिया बेटा, मिस्टेक पे आ रहा है चैप्टर खत्म। अब देखो बेटा, मिस्टेक ना, अब बच्चा क्या करता है, एक इसमें बच्चे और कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी ओवरलैप है। बच्चा ना मिस्टेक और मिस रिप्रेजेंटेशन को ओवरलैप कर देता है। अगर आप देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है, वो भी तो एक तरह की मिस्टेक ही है, बाय मिस्टेक हो गया ना। मिस्टेक और मिस रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से ओवरलैप हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों अनइंटेंशनली होते हैं। अब सोच बात ये आएगी कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन में? तो बेटा आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई, पहले तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, अगर केस स्टडी आया तो आपको फोकस करना है वर्ड्स पे। जैसे अगर आपके वर्ड्स
ये तीन में से लैप करे, जैसे स्टेटमेंट पॉजिटिवली assert something is true which is not true and believe it to be true। अगर ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं केस स्टडी में, ऐसे ही डालेगा, यही वर्ड डालेगा, तो आप समझ जाना मिसरिप्रेजेंटेशन है। और मिस्टेक की तो जी छोटी सी डेफिनेशन है, बस एक लाइन की डेफिनेशन लिखना, पॉइंट नंबर 1 मिस्टेक। अगर ये वर्ड दिख गया तो बेटा आप फिर वो मिस्टेक का प्रोविजन लिख कर आओगे। ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, थोड़ा सा आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, और ये होना भी चाहिए क्योंकि दोनों लगभग सेम चीज हो जाती है। पॉइंट नंबर 1 लिखना मिस्टेक में, लिखना मिस्टेक may be defined as erroneous belief which leads the party to misunderstand। पहली चीज तो आपको ये वर्ड दिखेगा इरोनियस बिलीव। बेटा इरोनियस मतलब होता है रॉन्ग, और बिलीव मतलब तो होता है भरोसा। पहला डिफरेंस है टर्म्स का, पेपर में तो क्लियर हो जाएगा, अगर वहां वाली टर्म ला रही है तो मिसरिप्रेजेंटेशन है। अगर इरोनियस बिलीव वर्ड लिखा है विच लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग तो वो मिस्टेक। बट अब आप कहोगे सर समझाओ तो सही, समझाने में तो बताओ, बड़ा सिंपल है। फ्रॉड हमेशा इंटेंशन होता था, इंटेंशन टू डिसीव। मिस रिप्रेजेंटेशन हमेशा अनइंटेंशनली होता था, वहां पे इंटेंशन टू डिसीव। मिस्टेक भी अनइंटेंशनली ही है। तो ये तो सिमिलैरिटी कोई डिफरेंस बताओ ना। अब सुनो बेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है मैंने और सूयश ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैंने सूयश को एक फैक्ट बताया जो मेरे हिसाब से सही था पर एक्चुअल में सही नहीं था, ये क्या हो गया, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। वो फैक्ट मैंने बताया। मिस्टेक होता है, हाँ मतलब जब आप, मैंने कोई फैक्ट बताया, जब आप दूसरी पार्टी उस फैक्ट को अंडरस्टैंड करने में गलती करती है, दैट इज मिस्टेक। मतलब अगर इस केस में मैं तेरे को टर्म्स बता रहा हूं, अगर मैंने टर्म्स गलत बताई तो मैं क्या कर रहा हूं, मिस रिप्रेजेंटेशन। मैं मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। अगर मैंने टर्म्स बताई लेकिन वो टर्म्स तू गलत तरीके से ले गया तो तूने क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। मतलब जब फैक्ट्स बताने वाला फैक्ट में गलती करेगा दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। और जब तेरे एंड पे फैक्ट्स को समझने में गलती होगी, तूने अंडरस्टैंड करने में गलती कर दी, तो तूने क्या करी है, तूने मिस्टेक करी है, समझ ली। ठीक है, तो जब मैं कोई चीज बता रहा हूँ और तुझे इरोनियस बिलीव हो गया, तुझे गलत तरीके से समझ आ गया, समझ आता है, उसे बोलते हैं मिस्टेक कर दी। क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। क्लियर है भाई, पक्का। चलो, तो मिस्टेक इज इरोनियस बिलीव विच लीड्स टू पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, मिस्टेक इज, बेटा मिस्टेक इंटेंशनल होता है या अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल। मिस रिप्रेजेंट मिस्टेक दोनों अनइंटेंशनल है। तो मिस्टेक इज सम अनइंटेंशनल एक्ट कॉमा omission और error कॉमा arising from ignorance or forgetfulness और कॉमा imposition और misplaced confidence। मिस्टेक कैसे होती है, इग्नोरेंस से होती है, आप कुछ चीज भूल गए, फॉरगेटफुलनेस, इम्पोजिशन, मिसप्लेस कॉन्फिडेंस, इन चारों चीजों से मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर 3, it is essential for the
creation of a contract that both the parties should agree to the same thing in same sense. कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो अग्री करना पड़ेगा सेम थिंग में, सेम सेंस में, फुल स्टॉप. एज अ रिजल्ट, कॉमा, a mistake may lead a contract towards voidness. देखो यहाँ पे voidable वर्ड यूज नहीं करा, क्योंकि मैंने बताया था मिस्टेक में कई बार वैलिड बनता है, कई बार वॉइड बनता है, तो वो ना थोड़ा डिपेंड करेगा, अभी बताऊंगा किस चीज पे. बट पहले ये 3 बात रखना. पहला, इरोनियस बिलीव होता है. दूसरा, एक अनइंटेंशनल एक्ट ओमिशन एरर है, जो इग्नोरेंस, फॉरगेटफुलनेस, इम्पोजिशन या मिसप्लेस कॉन्फिडेंस की वजह से आता है. और आपको पता है अगर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है तो पर्सन को अग्री करना पड़ेगा सेम सेंस में, और मिस्टेक से वो होता नहीं है. तो जब भी मिस्टेक होगी, मिस्टेक में लीड टू कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड्स वॉइडनेस. कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बन सकता मिस्टेक के केस में, क्योंकि आप सेम थिंग सेम सेंस में अग्री नहीं कर रहे. मैंने कुछ और बताया, आप कुछ और समझ. चलो जी, अब लास्ट टॉपिक, छोटा सा एक चार्ट बनाना है, मिस्टेक खत्म. बेटा मिस्टेक ना 2 प्रकार की होती है. कितने टाइप की? 2. अब हम थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं. तो लाइन के सेंटर में मिस्टेक लिखना, बस 10 मिनट और लूंगा आपके. लाइन के सेंटर में लिखना मिस्टेक. बेटा आप जो है मिस्टेक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए प्लीज. मिस्टेक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 1 एंड 2. बेटा एक होता है, पहला होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, और एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक कितने टाइप की होती है बेटा? 2. जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, या तो मिस्टेक ऑफ लॉ कर सकते हो, लॉ को समझने में गड़बड़ हो गई, या टर्म्स एंड कंडीशन के फैक्ट्स को समझने में गलती हो गई. अब इसमें भी फर्दर 2 टाइप है. मिस्टेक ऑफ लॉ को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो. मिस्टेक ऑफ फैक्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड करो. मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होता है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, और एक होता है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ. एक होता है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, और एक होता है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ. मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी बेटा 2 टाइप होते हैं. एक होती है बाइलेटरल मिस्टेक, एक होती है यूनिलेटरल मिस्टेक. ये हाँ बेटा, बाइलेटरल यूनिलेटरल ट्रेड, बाइलेटरल ट्रेड, यूनिलेटरल. और अभी तुमने वो भी पढ़ा था, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी, याद है? टाइप्स ऑफ बाइलेटरल यूनिट. हाँ तो देखो अभी ये समझाता हूँ क्या होता है. पहले बड़ा सिंपल बताता हूँ भाई, सीधी बात है. पहले आ जाओ मिस्टेक ऑफ लॉ. मतलब आपने लॉ को समझने में गलती करी. आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो जिसमें आपने लॉ को समझने में मिस्टेक की. अब सुनो, अब 2 केस है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ. यस सुयश, मैं और तू कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इंडियन लॉ से रिलेटेड मिस्टेक है. जैसे इंडियन लॉ ने कुछ बोला था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा बनाना है, हमने उसमें गलती कर दी. बेटा आप कहां पे रहते हो? इंडिया में. आपको ये डीम्ड है कि जिस लैंड में आप हो उसकी लॉ पता हो. मतलब अगर क्लियर, तो बेटा रेड लाइट से जंप कर गया ना, और आगे तुझे पुलिस वाले ने रोक के चलान खड़ा, तो तू ये नहीं बोल सकता कि मुझे पता नहीं था.
बोल सकते हैं कि मुझे पता नहीं था। या तू वो बोल रहा है लाइसेंस, तू बोल रहा है मुझे पता नहीं था लाइसेंस बनाना है, मुझे पता नहीं है फुटपाथ पे गाड़ियां लोगों पे नहीं चढ़ा सकते थे, मुझे नहीं पता चाकू नहीं मारना किसी में। ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। मुझे नहीं पता आंटी की सोने की चेन नहीं खींच के जा सकते, मुझे किसी ने बताया नहीं था बचपन से। भाई आप ऐसे बोल सकते हो क्या? ये डीम्ड है कि आपको अपने लैंड की नॉलेज होगी, लॉ की। और अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन लॉ की मिस्टेक करी, तुम्हें पता होना चाहिए था ना इंडियन लॉ, तुमने, तुम्हारे तुम्हें नहीं पता, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। क्या बनेगा? बच के निकल मत जाना वर्ड बोल के। क्यों नहीं पता? पता होना चाहिए था ना, वैलिड रहेगा, वैलिड बनेगा। मतलब जब गलती है तो समझ। तूने और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है? मैंने तुझे बोला था एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है? अब तूने उस बात पे अग्री कर दी। ये जो एक्टिविटी है, यहाँ पे ये इंडियन लॉ जो है, इंडियन लॉ में हमने मिस्टेक कर दी कोई। मान ले तूने किसी किसी तेरे एंड पे कोई मिस्टेक हुई है इंडियन लॉ के बेसिस पे। अब तू बाद में बोल रहा है कि मुझे नहीं पता था कि ये गलती है, मैंने तो गलती से बना दिया जी, मुझे नहीं पता ऐसा नहीं कर सकते, मेरा गलती से बन गया। अबे ये क्या बात है, तुझे नहीं पता था? तुझे पता होना चाहिए। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, मुझे नहीं पता तूने मिस्टेक करी है, भाई मेरे लिए तो सही है, इंडियन लॉ में लिखा हुआ है, तेरी गलती है तुझे नहीं पता, तो मैं इसे वॉइड मान के कैंसिल कर दूं क्या? मैं क्या बोलूंगा यार, एनफोर्सेबल है कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड है। लेकिन मान ले बेटा, हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें फॉरेन लॉ की मिस्टेक है, हम दोनों को ये रियलाइज हो गया फॉरेन लॉ की मिस्टेक। अब क्या आप इस बात पे लड़ सकते हो? बेटा फॉरेन लॉ की मिस्टेक हो ना, जेन्युइन मिस्टेक है ना, क्या आपको हर कंट्री लॉ का पता हो ऐसा जरूरी है? तो कोर्ट इस बात को समझता है कि अगर किसी पार्टी के लिए फॉरेन लॉ की मिस्टेक हो गई है, तो बेटा उस केस में ये एग्रीमेंट क्या होगा? वैलिड नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने एक मिस्टर जॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसमें कुछ ऐसी टर्म्स आ गई जो फॉरेन लॉ के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट लग गए। अब मैं अपने कोर्ट के पास जाऊंगा, कहूंगा भाई देखो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, मुझे नहीं पता था फॉरेन लॉ में ऐसा होता है, अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में फंस चुका हूं, तो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से प्लीज फ्री करिए। तो क्या कोर्ट मुझे फ्री करेगा? एब्सोल्युटली करेगा, क्योंकि फॉरेन लॉ की नॉलेज नहीं है ना, मुझे नहीं थी भाई। समझ आ रही बात? मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं कुछ प्रॉब्लम होगी सिंधी। क्लियर एकदम पक्का ना? देखो बेटा सिंपल सी बात है, इंडियन लॉ के मिस्टेक करना ये आपकी गलती है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा, बच नहीं सकते। बाहर की मिस्टेक वैलिड मिस्टेक है, आप कर सकते हो भाई, सबको थोड़ी बताए। तो आपको यहाँ से बचा लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाएंगे? वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। समझ आई बात? चलो तो यहाँ लिख लेते बेटा, पहले लिखो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, इसमें लिखना थोड़ा सा है बस। अ मिस्टेक ऑफ लॉ डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट void as one cannot take excuse of ignorance of the law of his own country। बेटा लॉ, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, वॉइड नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोई बंदा ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि उसे उसके लॉ की नॉलेज नहीं। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट याद रखना वैलिड बनता है। कैसा बनता है? वैलिड, बच बच के नहीं जा सकते आप। ठीक है, लेकिन मैंने मिस्टर जॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अब उस कॉन्ट्रैक्ट में फॉरेन लॉ के हिसाब से कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो मेरे अगेंस्ट थी। भाई मुझे फॉरेन लॉ पता नहीं था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, है ना? फॉरेन लॉ में लिखा था कि आप 10 साल से पहले कंपनी नहीं छोड़ सकते, मैंने को भाई ये इसकी नॉलेज नहीं थी, इंडिया में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने साइन कर दिया। अब बाद में मिस्टर जॉन, मैं 2 साल बाद नौकरी छोड़ रहा हूँ, मिस्टर जॉन ने मेरे सामने एग्रीमेंट रख दिया, देख फॉर हमारे यूएस के लॉ के हिसाब से तू 10 साल तक नौकरी नहीं छोड़ सकता। तो बेटा मैं अपने कोर्ट में जाके इन्फोर्स कर दूंगा कि भाई ये मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है, मुझे उस कंपनी के उस कंट्री के लॉ की नॉलेज नहीं थी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, अब मुझे नौकरी छोड़ने, क्या मैं छोड़ सकता हूँ? यस, फॉरेन लॉ की नॉलेज है ना, एक्सक्यूज दे सकते हो आप। तो यहाँ लिखना a mistake of
फॉरेन लॉ इज एक्सक्यूजेबल। कैसा है यू सुयश? एक्सक्यूजेबल है। एंड कॉन्ट्रैक्ट मे बी अवॉइडेड ऑन सच मिस्टेक। और कॉन्ट्रैक्ट को आप ऐसी मिस्टेक के केस में अवॉइड कर सकते हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। तो इंडियन लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं है, वैलिड बनेगा। हाँ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ एक जेन्युइन मिस्टेक है, वॉइड कर दो। सेम गोज विद दिस। इसको समझना क्या लिखा बताओ सुरेश। अगर हम दोनों पार्टीज मिस्टेक है, उसको बोलते हैं बायलैटरल मिस्टेक। तूने भी गलत समझा, मैंने भी गलत समझा। तुझे क्या लगता है प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? फिटूस कर दो भाई, हटा दो। अगर तू भी कुछ और सोच रहा है, मैं भी कुछ और सोचा, तो वर्थ इट नहीं है ना। इस केस में भाई क्या करो, वॉइड बना दो। ये गलत सोचा, मैं गलत सोचा, दोनों गलत मिस्टेक में। लेकिन बात बताओ, अगर मैंने क्लियर टर्म्स रखा, एकदम क्लियर, और सिर्फ इसको समझ नहीं आई, पता नहीं क्यों, अगर कोई सिंगल पार्टी मिस्टेक पे है तो वो मेरी गलती है। किसकी गलती है? तूने ढंग से क्यों नहीं पढ़ा भाई? वैलिड है। दोनों पार्टी ने बायलेटरल मिस्टेक कर दी, तो इसकी मिस्टेक तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम कैंसल, वॉइड। लेकिन अगर मैंने टर्म रखा, इसमें जल्दीबाजी में पढ़ा नहीं, साइन कर दिया, फिर बाद में बोला यार मैंने मिस्टेक, मैंने गलत समझ लिया। अबे मेरी थोड़ी कोई गलती है, तूने मिस्टेक करी ना यूनिलेटरल, तू बियर करेगा भाई, मेरे हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उसका एक्सक्यूज नहीं दे सकते ना। चलो, तो बायलेटर में लिखो वेयर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, वेयर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज misunderstood each other and are at cross purposes, comma, there is bilateral और म्यूचुअल मिस्टेक। जब दोनों पार्टी मिसअंडरस्टूड करती है तो वो क्या हो जाती है? बायलेटरल और म्यूचुअल मिस्टेक। और म्यूचुअल मिस्टेक को एक्सक्यूज दे सकते हो आप, उसने भी गलत समझा, मैंने भी गलत समझा, तो यहां लिखना इसी के नीचे एक लाइन और, when both the parties when both the parties to an agreement are under a mistake of fact essential to the contract, comma, the contract is void, the contract is void। दोनों पार्टी गलत है भाई, क्या कर सकते हैं, किसको समझाएं। लेकिन अगर एक पार्टी की इग्नोरेंस से मिस्टेक हो रही है तो दूसरा पार्टी थोड़ी सफर करेगा, आपकी गलती है भाई। क्या लिख लो, यूनिलेटर में लिखना when only one party is under a mistake as to matter of fact, it is called unilateral, it is called unilateral mistake, it is called unilateral mistake। और इस केस में हमेशा रखना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता है? अरे वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वैलिड क्योंकि ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ अदर पार्टी। भाई आपकी इग्नोरेंस थी ना, ढंग से क्यों नहीं पढ़ा? ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ अदर पार्टी। हम थोड़ी बियर करेंगे, आपने मिस्टेक करी। तो बेटा 4 केस याद रखना, आप ऐसे देख सकते हो, वैलिड, वॉइड, वॉइड, वैलिड। इंडियन लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं है, वैलिड बनेगा। फॉरेन लॉ का एक्सक्यूज है, वॉइड कर देंगे, फ्री कर देंगे आपको। बायलेटरल मिस्टेक में दोनों गलत हो, कोई नहीं, एक्सक्यूजेबल है, वॉइड करके फ्री कर देंगे। यूनिलेटरल का कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपकी इग्नोरेंस है, आपकी गलती, दूसरी पार्टी गलती, वैलिड।
तो यहाँ पे 4 मिस्टेक होते हैं बेटा, ये चारों मिस्टेक आपको रखनी है। जब भी मिस्टेक लिखोगे ऐसे चार्ट मत बनाना प्लीज। इसे कैसे करना है, मिस्टेक इज ऑफ टू काइंड। पहला मिस्टेक ऑफ लॉ, उसमें ए बी दोनों समझाओगे। फिर सेकंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ए बी दोनों, मतलब पैराग्राफ प्रॉपर पॉइंट्स में लिखना, चार्ट वार्ट नहीं बनाने कभी भी। ठीक है, इसी के साथ फ्री कंसेंट बेटा खत्म होता है। आई होप दिस इज क्लियर एकदम सही से। ये देखो मिस्टेक 20 है, मिस्टेक ऑफ नॉट 21 है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट 22 होता है सेक्शन। तो ऐसे 20, 21, 22 निकला। 20 मिस्टेक हो गया डेफिनेशन वाला, 21। ठीक है, बट सेक्शन याद नहीं रखना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जितना लिखवा रहा होगा उतना याद रखो, काम चल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आज हमने क्या करा, फ्रॉड में साइलेंस फ्रॉड होता है या नहीं होता? नहीं होता, लेकिन दो केस में होगा, अगर ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक है या साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच है। तीसरी चीज मैंने बताई आपको, मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन नंबर 18 क्या होता है पूरा बताया, उस केस में क्या होगा वो भी बताया। और लास्ट बताया सेक्शन 20 मिस्टेक, एरोनियस बिलीव होता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड वैलिड दोनों बनता है, डिपेंड ऑन केस। दो होते हैं, ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट, यहाँ पे भी दो, इंडियन लॉ फॉरेन लॉ, और बायलेटरल यूनिटरल। इंडियन लॉ में कोई एक्सक्यूज नहीं है वैलिड, फॉरेन लॉ में एक्सक्यूज है वॉइड, बायलेटरल में क्योंकि एक्सक्यूज है तो क्या बनेगा, वॉइड, और यूनिटरल में कोई एक्सक्यूज नहीं है तो वैलिड। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने एक और चैप्टर बेटा खत्म कर लिया। अब हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, फ्री कंसेंट, 4 चैप्टर हमने कर लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, हम अगली क्लास में स्टार्ट। ठीक है, वो भी बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सा छोटू सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।